हेलो विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज ये मैट्रिक के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं यहाँ से कंप्लीट सीरीज लेकर आऊंगा सभी सब्जेक्टों का। तो आज मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ ये 2025 में जो एग्जाम हुए थे मैट्रिक का, और फर्स्ट शिफ्ट में। जैसा कि पता है कि बिहार में दो शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। तो दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन अलग अलग होता है। तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये साइंस का क्वेश्चन आज हम लोग लेकर आए हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का सभी क्वेश्चन है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने सभी से दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो मछली में। देखिए, ये सब देखिए, जितने भी उभयचर होते हैं, मनुष्य होते हैं, ये सब में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो मछली। मछली में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? देखिए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है, जिसे आप लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। तो प्रश्न, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का जो पुनर्अवशोषण होता है, पीसीटी में, डीसीटी में, हेनले लूप में कहाँ होता है? तो ये होता है पीसीटी में। अब पीसीटी में क्यों होता है? क्योंकि इसका जो है ना, ये एक जो है ना, ब्रेक का जो है ना, एक नेफ्रॉन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे फिल्टर किए गए सभी ग्लूकोज का अधिकांश भाग जो है ना, रक्त में वापस अवशोषित हो जाता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसके फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, ये होता है पीसीडी। अब बात रहा है डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है? डीसीटी का जो है ना, कि ग्लूकोज का जो है ना, इसमें पुनर्अवशोषण नहीं होता है। तो अगर प्रश्न आपके आता है पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो पीसीटी में होता है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण, और डीसीटी में नहीं होता है। और हेनले लूप की अगर बात करें, तो हेनले लूप में तो ये तो भाग में पानी में कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो पुनर्अवशोषण वगैरह होता है, वो इसमें होता है, ना कि ग्लूकोज का। ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनर्अवशोषण होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का तंत्र, शरीर से बाहर निकालने का तंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए, विभिन्न बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं जिसको हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। और इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं? तो इस तंत्र को जो हम लोग कहते हैं दोस्तों, इस तंत्र को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी हानिकारक पदार्थ वगैरह जो हमारे शरीर से बनते हैं ना, ये रासायनिक संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपशिष्ट उत्पादों जो होते हैं ना, उसको बाहर निकाल देता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें देखिए, ऑप्शन में हमारा है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो पाचन तंत्र में क्या होता है? पाचन तंत्र में जो भोजन हम लोग करते हैं, वो भोजन को तोड़ता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। और परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के इस शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ये हो गया परिसंचरण तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र में जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो हमारे शरीर में बनते हैं, और जो रक्त को जो हानिकारक होते हैं पदार्थ रक्त के लिए, वैसे जैसे मल मूत्र पसीने, ये सब जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? उत्सर्जन तंत्र। और तंत्रिका तंत्र क्या करता है? तंत्रिका तंत्र का जो मेन काम होता है ना, इस सभी जो गतिविधि हो रहा होता है शरीर में, उसको ये कंट्रोल करता है, ये नियंत्रित करता है, समन्वय बना के रखता है, संतुलन करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर अगला साल, अगले आप लोग को हो सकता है क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए कि उत्सर्जन तंत्र का क्या प्रयोग होता है, या परिसंचरण तंत्र का क्या काम होता है। तो ये सब चीजें आप सभी ऑप्शंस को समझ के रखें।
मेरुरज्जु की आघात से क्या हो सकता है? तो देखिए, मेरुरज्जु के आघात से जो होता है ना, बीमारी जो होती है, लकवा हो सकता है मेरुरज्जु के आघात से, क्योंकि ये जो है ना, ये तंत्रिका तंत्र का कार्य बाधित होता है इससे। जैसे ही इससे होता है, मेरुरज्जु में कुछ अगर आघात होता है, तो तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है वो बाधित हो जाता है। जैसे ही ये बाधित होगा, तो इसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो बीमारी के रूप में मेरुरज्जु से हो सकता है लकवा। ठीक है। तो घेघा कैसे होता है? घेघा ये कहेंगे कि आयोडीन की कमी से होता है। बौनापन, इस क्या है, ग्रोथ हार्मोन का जो कमी होता है उससे होता है बौनापन। और लकवा ही होता है मेरुरज्जु के कोई आघात से या कुछ होने से। एक मधुमेह, मधुमेह की बीमारी के आप लोग को सबको पता होगा कि ये मधुमेह मेरुरज्जु से संबंधित है ही नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए सबसे जो बड़ी ग्रंथि होता है मनुष्य के शरीर का, ये क्या होता है? इसका जो अगर जो बात किया जाए सबसे बड़ी ग्रंथि का, तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो होता है यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। ठीक है। इसी को यकृत भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है हमारा? लीवर होता है। और लीवर का काम आप लोग को पता है कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लीवर हमारे। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? अगर हम बात करें पादप हार्मोन की, तो पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो पादप हार्मोन जो है ना, ये फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है। पादप हार्मोन जो होते हैं, ये फाइटो हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो है ना, कि पौधे का विकास और वृद्धि की सभी चीजों को ये कंट्रोल करता है पादप में। ठीक है। पौधे के विकास और वृद्धि को कौन कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है? फाइटो हार्मोन। अगला प्रश्न। पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। तो पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या हो सकता है? इसका जो सही उदाहरण है ब्रायोफाइलम। इसका है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम इसका है सही। क्योंकि इसका जो काम होता है ना, पत्तियों के किनारे पे जो कलिकाएं विकसित होती है, और जो जिससे नए पौधों को जन्म देती है, यही पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है। मतलब कहा जाए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या इसको कहा जा सकता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? अब देखिए, ब्यूटेन के जो समावयवी संभव है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब, आप अगर फॉर्मूले की अगर बात करें ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का सिंपल फॉर्म है एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसके दो होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C4H10। अब देखिए, एक बनाइए, कार्बन, 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 हाइड्रोजन, 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 सभी जगह लगा दीजिए हाइड्रोजन, जिससे कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। ये हमारे 10 हाइड्रोजन हो गए। तो एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। LINER, लीनियर स्ट्रक्चर। और दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इस कार्बन को आप यहाँ पे लिखते हैं, तो वही है, बस एल शेप में बन जाएगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं तो भी वही। इसका ये दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा। ये स्ट्रक्चर बन गया ये। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? ये लीनियर स्ट्रक्चर तो ये था, ये इसको आप ब्रांच बोल सकते हैं। ये था लीनियर स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर। तो कितने समावयवी होते हैं, मतलब कि इसको स्ट्रक्चर के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है? तो अगर इसकी बात करें, तो एक हो गया एन ब्यूटेन, और दूसरे को आप लिख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एन ब्यूटेन, पहले वाले को एन ब्यूटेन, और दूसरे को आप कह सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हैं आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। या इसी को होता है
इथेन मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन, या टू मिथाइल प्रोपेन भी इसको आप बोल सकते हो, टू मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे अच्छे दो नाम याद रखें, लीनियर स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर। तो इसके कितने होते हैं अभी? अभी दो होते हैं। ब्यूटेन के अभी अभी कितने होंगे? दो। इसी तरीके से आप किसी और का भी निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला आपको याद है। मीथेन के अणु का आकार, मीथेन का अणु का जो आकार होता है समचतुष्फलकीय होता है। समचतुष्फलकीय होता है, और जो इसके कार्बन कार्बन के बीच में जो, जैसे ऐसा होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, 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 और एक ऐसे इसके बनाना। तो ये जो कोण होता है ना, ये 109.5 डिग्री के आसपास की इसकी कोण होता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का ये एंगल कितने का होता है, 109.5। और ये क्या होता है स्ट्रक्चर? समचतुष्फलकीय। अगर इसको स्ट्रक्चर में आप डिसाइड करेंगे तो कुछ ये ऐसे होगा, समचतुष्फलकीय ये स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। और इसके बीच की एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता, तो देखिए कार्बन के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इसकी संयोजकता हमारे 4 होती है। जो कि अष्टक किसको जब पूरा करेगा ये ऑक्टेट, तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, साझा करेगा 4 इलेक्ट्रॉन का। निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, ये सबसे बेहतर जो है इसका होता है अल्केन ही का ही, अल्केन का ही होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका अगर जनरल फार्मूला अगर भी अल्केन का बोले, क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है। तो अगर यहाँ पे CH4 है, इसको अगर इस रूप में फार्मूला के रूप में देखिए, कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। तो ये फार्मूला के रूप में बैठा लें CN मतलब C1। H कितना है? 2n। तो 2 × 1 + 2, ये फार्मूला बन गया ना CH4। तो सबसे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो अल्केन में होता है, क्योंकि इसके सभी जो कॉमन बंध होते हैं, मैंने ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्योंकि CH4 में यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड है। देखिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए अल्कीन और अल्काइन की बात करेंगे, तो अल्कीन में जब बनता है तो डबल बॉन्ड बनता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो संतृप्त जो है ये अल्केन ही है केवल। इथीन, इथिलीन का IUPAC नेम, तो इसका हो जाएगा IUPAC नेम होगा इसका इथीन। आपको फार्मूला इसका पता होगा, C2H4, C2H4। ठीक है। तो इसकी अगर बात किया जाए तो ये जो IUPAC के जो नेम होते हैं, तो अगर जो आपको बताया जाए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो इसका जो यौगिक का जो नाम होगा इसका क्या होगा? इथीन। और जब भी इसको आप लिखेंगे तो इसमें 2 कार्बन परमाणु का डबल बॉन्ड रहने बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में। हाइड्रोजन, 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 ये हो गया इथीन। मेंडेलिव की अवर सारणी की कमी क्या थी? देखिए मेंडेलिव की जो अवर सारणी थी ना, इसमें हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दिया गया था, उचित स्थान नहीं था, क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टी थे और गुण थे उससे कुछ ही अलग थे। उसे हाइड्रोजन को कहा जाए कि क्षार धातु, जैसे समूह 1 में है में था। हाइड्रोजन भी इसको बोला गया था, समूह 17 के गुण को समान दर्शाता है। तो इसके लिए कहाँ रखा जाए ये एक समस्या था। तो बस ये पहले कॉलम में ऊपर रख दिया समूह 1 में। तो ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं मिला, क्योंकि जो क्षार ग्रुप सारणी जो थे, सभी में जो क्षार धातु थे
कि पूर्ण रूप से क्षार भी नहीं है। और अगर 17 में हाइड्रोजन की तरफ अगर जो डाले तो ये दोनों का गुण जो लगभग समान था। तो हाइड्रोजन की तरफ रखे या इधर रखे, ये कंफ्यूजन था। तो इसी में मेंडलीव की जो अवर सारणी था, इसमें सही तरीके से हाइड्रोजन का स्थान उचित नहीं था। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया? देखिए, अष्टक का नियम जो था ना, ये न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। कि प्रत्येक जो आठवां जो होता था ना, उसका क्रम पहले से मिलता था। इसके अनुसार ये था कि जब भी तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता था, परमाणु भार में जब व्यवस्थित करते थे कि जिसका परमाणु भार है वो पहले, फिर अगला परमाणु भार वाला, फिर अगला, फिर अगला। तो इससे क्या होता था ना कि जब भी जो शुरू करने से आठवां जो तत्व होता था ना, उसका गुण पहले से मिल जाता था। तो यही था अष्टक नियम, इसको दिया था न्यूलैंड ने। निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो देखिए, सबसे अधिक क्षारकीय होगा Na2O। क्योंकि अधिक क्षारकीय का मतलब क्या है? जो सिंगल बॉन्ड। तो जितने भी क्षार मेटल हैं, अल्कली मेटल जो होते हैं समूह वन में, वो जनरली सभी सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। तो इसका कारण ये है कि जैसे ही ये सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। और अगर हम आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी अगर जो ऐसा है, आवर्त सारणी आप लोगों सभी को पता होगा। तो आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं तरफ बढ़ेंगे तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, और ऑक्साइड की क्षारीयता भी घटते जाती है। इधर से जब हम इधर जाएंगे तो सभी धातुओं की क्षारीय घटती है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? Na2 का, क्योंकि सोडियम है यहाँ पे, सल्फर नहीं आता इसमें, एल्यूमिनियम नहीं आता इसमें। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है और अल्कली मेटल में आता है। अगला देखते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए, तो ये किरण के जो समूह होते हैं ना, किरणों के समूह का प्रकाश पुंज भी बोला जाता है, किरण पुंज भी बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी बोलते हैं और किरण पुंज भी बोलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सबको पता है प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। इसे क्या बोलते हैं? सीधी रेखा में गमन करने की प्रक्रिया को इसे बोलते हैं सरल रेखीय संचरण। सरल रेखीय संचरण। ठीक है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अब देखिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण जो है ना, ये अभिसारी होता है। और अभिसारी होने का कारण क्या है? कि इसमें जितने भी अभिसारी, इसमें पड़ने वाली ये प्रकाश की जो समानांतर किरणें हैं, एक बिंदु पे अभिसरित होती है। सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जाकर अभिसरित होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है अभिसारी। ठीक है। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार की हेडलाइट में जो है ना, अवतल दर्पण ही किया जाता है। कभी अभी हमने जगह पढ़े कि जो किरण पुंज जो निकलता है, सभी एक बिंदु पे फोकस करती है, सभी एक बिंदु पे अभिसरित होती है। तो इसी के कारण जितने भी शक्तिशाली किरण पुंज वगैरह जो बनते हैं, प्रकाश पुंज बनता है, तो एक जगह जब एक पॉइंट पे जब परिवर्तित होकर के एक जगह बस, जैसे देखिए, जैसे बल्ब से निकला लाइट, अब बल्ब से जो लाइट निकला और परावर्तित करके एक समानांतर और शक्तिशाली प्रकाश पुंज बना देता है। और सभी, और दूर तक ये फोकस दूरी जाती है। इसी कारण जो हेडलाइट में जो शीशा लगा हुआ होता है, तो हेडलाइट का जो शीशा होता है बाहर वाला, वो होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसकी अंदर की तरफ बनती है, अंदर की दूरी को हम ऋणात्मक में नापते हैं, क्योंकि दर्पण के सामने स्थित होती है। दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। और ये हमेशा जो है, ये सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। जैसे जैसे रियर व्यू वगैरह देखने के लिए जो वाहनों में उपयोग किया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा है ना, ये कम होती है। कि निर्वात में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। इंटरफेरेंस जब नहीं रहता है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में ये आती है, निर्वात से जब वो वायु में, तो इसका किरण, इसका जो चाल है प्रकाश को, वो कम हो जाता है।
निर्वात में जो अधिकतम इसकी जो चाल होती है सबसे ज्यादा हो सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वायु वगैरह में आता है तो बहुत सारे वायु से होकर जो गुजरता है तो उसकी चाल कम हो जाती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होता है? देखिए, तारे का टिमटिमाना का मतलब है अपवर्तन। ये देखिए, तारों से जितने भी प्रकाश पुंज आते हैं, जो प्रकाश आते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो अपवर्तित होता है। और बहुत सारे जो घनत्व और तापमान वगैरह के परतों से होकर गुजरता है। तो इसी के कारण है कि जो आभासी स्थिति को बदल देता है। आभासी स्थिति को बदल देता है का मतलब कि जो दिखते हैं वो नहीं उस टाइप से हमें दिख पाते हैं। मतलब कि जो आंखों तक हमारे पहुंचने वाला ये प्रकाश पुंज होता है उसमें उतार चढ़ाव दिखता है। उतार चढ़ाव दिखने का कारण क्या है कि जब भी वो आते हैं तो बहुत सारे लेयर से पार करके वो हमारे पास वो प्रकाश पहुंच जाते हैं। तो यही कारण है कि हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका कारण है अपवर्तन। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने में प्रदर्शित होती है? तो अपवर्तन की घटना। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में, अब देखिए, अम्ल जल में क्या है? अम्ल जल में आयनित होता है, विलेय होता है, अविलेय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आयनित होता है, अम्ल जो है वो जल में आयनित होता है। अब आयनित का मतलब क्या है कि अगर विद्युत का संचालन कौन करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है ना, अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का संचालन करता है। क्योंकि जैसे ही जल में जब आयनित होकर मुक्त आयन उत्पन्न होता है, और ये उत्पन्न जो आयन है वो विलयन के विद्युत के आवेश के वाहक के रूप में कार्य करने लगता है। और जैसे ही वाहक के रूप में कार्य करने लगता है तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसलिए कहा जाता है अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो है जल में आयनित हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है? तो देखिए, गंधीय सूचक जो है ना वो शकरकंद है। ठीक है। जैसे लौंग और तेल, वेनिला, ये सभी गंधीय सूचक है, जबकि शकरकंद एक गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है। चींटी की डंक में मिथुनोइक अम्ल, चींटी की डंक में क्या होती है? मिथुनोइक अम्ल होती है। अब क्यों होती है मिथुनोइक अम्ल? क्योंकि ये जो है ना एक फॉर्मिक अम्ल भी इसे कहते हैं। और जब भी एक चींटी जब काटती है तो उसका अम्ल जो है वो त्वचा में हमारा प्रवेश कर जाता है। और त्वचा में जैसे ही प्रवेश कर जाता है इसी कारण हमारा क्या होता है? जलन होती है और लहर होती है। कभी कभी जो चींटी हमें काटती है तो जलन होता है और दर्द भी होता है। तो उसके कारण क्या है कि अम्ल हमारे शरीर में, मिथुनोइक अम्ल हमारे शरीर में एंटर कर जाता है चींटी के काटने से। तो यही कारण से हमें दर्द होता है, जलन होता है। तो सिंपल सी, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथुनोइक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को, जिसका जो बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है ऑक्सीजन में के संपर्क में आने के बाद, तो एक प्रज्वलित हो जाता है, स्वतः प्रज्वलित हो जाता है ये। स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। स्वतः प्रज्वलित हो जाता है कौन? श्वेत फास्फोरस। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है और स्वतः प्रज्वलित हो जाता है तो इससे आग लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है, सादे फास्फोरस को। आयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। आयस्क में अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग या अधात्री। ठीक है। अब देखिए, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो कॉपर। क्योंकि ये जो कॉपर को इसलिए मिलाया जाता है, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, ये सब धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। लेकिन तांबा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसका कारण ये है ना कि सबसे मजबूत और टिकाऊ होता है तांबा से बना हुआ, और सबसे ज्यादा ये तन्य भी होता है। तो सोने में धातु को जो मिलाया जाता है वो कॉपर को मिलाया जाता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक धातु है, धातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। और उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो, वो कहलाते हैं उपधातु। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। जैसे, ये क्यों आराम की स्थिति में रहता है? लटका हुआ क्षैतिज चुंबक वो किस दिशा में रहता है? ये जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है आराम की स्थिति में।
क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा होता है। हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये असर आता है। किसके कारण आता है ये? चुंबक जो है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक का और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के कारण। लटका हुआ चुंबक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो ये जब भी है कहाँ घूम जाता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। क्योंकि चुंबक का भी एक अपना क्षेत्र है और पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र। यदि विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए तो ये कंपास की सुई जो है ये विक्षेपित होगी, धारावाही तार विक्षेपित होगी, विक्षेपित नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। ये विक्षेपित होगी। अब विक्षेपित हो रखने का कारण क्या है? ये तार के जो चारों तरफ है ना, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तार के चारों तरफ तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो बन जाता है, इसी के कारण ये विक्षेपित होता है। ठीक है। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल क्या क्या है? जैसे चुंबकीय विद्युत प्रेरण, विद्युत अपघटन। इनमें से कोई नहीं। ए और बी, ये दोनों जो है ना, ये फैराडे का ही दिया गया है। ठीक है। अभी यही है ऑफिस में। हाँ। ठीक। हाँ। ठीक। तो हम आगे देखते हैं। फैराडे ने बहुत सारे क्रांतिकारी खोज किए, जिसमें विद्युत का चुंबकीय प्रेरण और अपघटन दोनों शामिल। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? कौन सी ऊर्जा को किस में करता है? तो अगर बात करें कि विद्युत मोटर जो ये परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा सही आंसर? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर है ये वाला बी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये करता है। फ्लेमिंग के बाम हफ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी। तो देखिए, बाम हफ के नियम के जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है बाएं हाथ का नियम। इसमें देखिए 3 उंगलियां प्रयोग में होती है फ्लेमिंग के। अंगूठा, अंगूठा जो होता है चालक पे लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। मतलब चालक पे जो बल लगता है ना, उसी की दिशा को ये दर्शाता है। कौन? अंगूठा। तो अंगूठा क्या दर्शाता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। अगर ऐसे कर सकते हैं, सिंपली याद रखें तो बल की दिशा। और जब यहाँ पे बल लग रहा है तो क्या चीज पे बल रहा है? चालक पे ही लग रहा है ना। चालक की बल की दिशा को दर्शाता है। और दूसरा जब ये हमारा जो आता है तर्जनी, तो ये तर्जनी है, तर्जनी जो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाला है, तर्जनी बताता है। और तीसरा जो एक यूज होता है, मध्यमा। एक उंगली और जो यूज होती है, मध्यमा जो है। तो मध्यमा उंगली क्या दिखाता है? ये मध्यमा जो प्रवाहित विद्युत विद्युत धारा की दिशा। तो 3 दिशा इसमें बताते हैं, तीनों उंगली। तो ये क्या चीज का बताता है? विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा। तो तीनों उंगलियां, ये तीनों दिखाते हैं। अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और बल की दिशा किस पे? मतलब कि उसमें चालक पे लगने वाले बल की दिशा। और तर्जनी, तर्जनी दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा दिखाता है विद्युत धारा की दिशा। ये 3 चीजें हैं, 3 उंगलियों का यूज होता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो फ्लेमिंग का यही नियम। फिर से एक बार इसको अगर रिपीट करें, अंगूठा विद्युत धारा पे लगने वाले बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है तर्जनी, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। ठीक है।
तो आपका प्रश्न में था फ्लेमिंग के बामहोफ नियम में तर्जनी का संकेत, तो तर्जनी का जो संकेत है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पे तार के ऊपर नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? तो इसमें देखिए विपरीत प्रकार के जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ये विपरीत प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका कारण क्या होता है, चारों तरफ जो है ना, वो जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न होता है तो इसी की जो दिशाएं होती है विपरीत होगी। जैसे कि मैक्सवेल का जो नियम था, दाहिने अंगूठे का नियम, तो उससे समझा जा सकता है इससे आपको। तो ये विपरीत दिशा में विपरीत प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होंगे। अगला, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ए और बी दोनों क्या? तो देखिए जल जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा है। जल है नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि जल जब एक बार जब खत्म हो जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? वो इसी स्रोत, क्योंकि जल चक्र एक है, निर्भर करता है कि जैसे अभी जल समाप्त हो गया, लेयर कम हो गया, तो कुछ समय के बाद फिर से जब बारिश होगी तो फिर से जल का लेयर ऊपर आ सकता है, तो इसको कह सकते हैं नवीकरणीय। अनवीकरणीय कि जिसको दोबारा बनने में काफी समय लग जाए, खपत के बाद 10,000 साल, मतलब कि एक न के बराबर। ये कोयला, कोयला का खदान अगर खत्म हो गया तो उसको बनने में जीवाश्म ईंधन के तहत बहुत लंबा समय लग गया, 10,000 वर्ष से भी ज्यादा लग जाएंगे, तब भी नहीं बन पाएंगे उस मात्रा में जितना। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उत्पन्न उष्मन की अगर बात करें, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सा गैस होता है? सीओ है, सीएफसी आप लोग सुने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2। तो ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, वैश्विक उष्मा। ठीक है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये चीजें अगर जो आपको याद होगी तो ये आप अच्छे तरीके से इसको समझा सकते हैं कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी समूह 2 का, मैग्नीशियम समूह 2 में है। आप लोग को अगर याद होगा तो आपको अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं, कोई ट्रिक के तरीके से। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं कॉलम। ये ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये कहलाता है कॉलम। और जो ऐसे ऐसे होता है ये वो नंबर कहलाता है रो। तो ये पूछ रहा है आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, मतलब कि क्षैतिज पंक्तियां, ये वाला कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अगर ये पूछता कि ऊर्ध्वाधर कॉलम कितने होते हैं, तो ये हो जाते हैं 18। 18 समूह होते हैं। तो अगर पूछा कि आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त, और समूह कितने हैं, तो 18। निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? देखिए जल संचरण की कट्टा, कूल, डगवेल, ये सब प्राचीन विधि नहीं है, ये सब बाद में आए, लेकिन ईरी से जो था ये काफी प्राचीन विधि है, तो ईरी से इसका सही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में था, यहाँ पे बिजली उत्पादन भी होता है, भूमि सिंचाई भी होती है, जल की भी आपूर्ति होती है, तो कहा जाता है इनमें से सभी। ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब 3R आप लोग को पता होगा, कि अगर 3R की अगर हम लोग बात करते होंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अपशिष्ट, वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? 3R हम लोग जानते हैं। 3R का मतलब हो गया, एक तो हो गया, एक आर का मतलब हो गया रीयूज, रीयूज। दूसरा हो गया रिसाइकिल, और तीसरा हो गया रिड्यूस। तो रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकिल पुनः चक्रण फिर से बनाना, रिड्यूस मतलब कमी, कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? इनमें से सभी 3R नई अवधारणा। निम्नलिखित नवीकरणीय संसाधन कौन है? देखिए नवीकरणीय संसाधन की अगर हम बात करें तो कौन कौन है? कोयला, ये वाला वन, ऐसे वाला वन है, ठीक है। कोयला नवीकरणीय का उदाहरण नहीं है। वन, पेट्रोलियम, तो ये नहीं है नवीकरणीय, और ये भी नहीं है नवीकरणीय। कौन सा है? वन। कि इसको अगर जो एक पेड़ पौधा आप लगाते हो
या कोई एक पेड़ पौधा काटते हो तो जल्दी से ये तैयार हो जाता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता तैयार होने में। तो इसका वन जो है ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो देखिए बायोगैस का जो मुख्य घटक है कौन सा, मीथेन होता है मुख्य घटक बायोगैस का। तो ये बायोगैस का लगभग है ना, तो इसकी जो मात्रा होती है ना 50 से 70% हिस्सा जो है बायोगैस इसी से बनता है, जबकि शेष जो और जो रहते हैं बायोगैस में वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब चीजें रहते हैं, अन्य गैस मिला करके लगभग 30 से 50%, लेकिन 50 से 70% क्या होता है, मीथेन ही रहता है, CH4। पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। पेप्टिक अल्सर जो है ये एक बैक्टीरिया का संक्रमण है, और इसका जो संक्रमण जो ऐसा है ना, इसका ऐसे इससे किसी से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है कि ये भोजन कम करो या सामान्य भोजन से पेप्टिक अल्सर वगैरह होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? पित्त जो स्रावित होता है यकृत से। ठीक है, कहाँ स्रावित होता है? यकृत से, सही आंसर हो जाएगा बी। अब अगर बात करें कि पीतरस होता क्या है, तो पीतरस जो है ना ये एक पाचक रस होता है। ठीक है, और वसा पाचन और पाइसीकरण में भी सहायता करता है। और इसको कितने लोग हैं ना कि ये पीतरस जो है ना पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय को अगर इंग्लिश में बोले तो गला ब्लैडर, गला ब्लैडर में जाकर के जमा होता है। इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यकृत से ही किया जाता है। शुद्रांत में स्थित रंशाकु का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। ये क्या होता है ना कि अगर बात करें जो हमारी छोटी आंत होती है, रमसाकुर जो होता है ना, तो इसका जो हमारी छोटी आंत है ना, एक अंदर दीवार पे उंगली के समान एक उभरी हुई संरचना होती है, मतलब छोटी सी बिल्कुल उंगली के की तरह एक संरचना होती है। और इसका जो मुख्य जो कार्य होता है ना इसका, शुद्रांत का ये होता है ना कि जो भोजन हमारा पच जाता है तो उसको अवशोषण के लिए सतह का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाता है उसके अवशोषण के लिए, जिससे ताकि ज्यादा से ज्यादा तत्वों का, पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके। ठीक है, तो ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। मुख गुहा का पिछला भाग, तो मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है ग्रसन, मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी, और इसको कहा जाता है, इंग्लिश की अगर बात करें तो फायरनेक्स। क्या कहलाता है? फायरनेक्स कहलाता है। और इसका काम क्या होता है? पाचन में और श्वसन दोनों प्रणालियों का ये हिस्सा होता है ग्रसनी। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, ऑक्सीजन का स्थानांतरण हटाना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जो नष्टन होता है उसे कहा जाता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास। ये, और ये क्या है कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर से बाहर को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, निःश्वसन। मतलब अंतः श्वसन ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले निकालना, निःश्वसन। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलाता है? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, जिसमें हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की तरफ बाहर छोड़ते हैं। अगर केवल यहाँ पे रह जाता कि हमें शरीर में ऑक्सीजन की लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो कहलाता है अंतः शोषण। अगर क्वेश्चन होता कि ऑक्सीजन हम श्वास छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो निःश्वसन, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत, ऑक्सीजन का मूल स्रोत प्रकाश संश्लेषण में क्या है? वाटर, जल, यही होता है ना। जैसे आप लोग को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें के जल को अणु टूटते हैं और बहुत सारे इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इससे प्रकाश संश्लेषण में मुक्त हो जाने वाली ऑक्सीजन का जो गैस है, वही गैस मूल स्रोत का कारण है, जल ही इसका मूल स्रोत है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा गया है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा जो कहा गया वो कहा गया है ATP को। ठीक है, पादप में जाइलम, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किस लिए? जल के वहन के लिए। जल के वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी खनिज पदार्थ वगैरह होते हैं उसका परिवहन करता है, ऊपरी हिस्से तक तने और वगैरह सबसे पत्तियों तक पानी और खनिज को पहुंचाता है। कौन? जाइलम।
जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम उत्तरदायी होता है परिवहन के लिए। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या कोशिकाएं पाई जाती है? प्लाज्मा के अलावा तो देखिए, प्लाज्मा के अलावा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, रक्त पटिकानु, ये सब सभी चीजें प्लाज्मा के अलावा जल में पाई जाती है। जल में नहीं, रक्त में पाई जाती है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। होता क्या है, जब किशोरावस्था में हमारा जो है ना शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन चेंज होता है, जिसको बोला जाता है यौवनारंभ। तो अगर कहीं आपको ऑप्शन में प्यूबर्टी की जगह पे यौवनारंभ भी लगे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आंसर, सही आंसर क्या होगा? यौवनारंभ। मतलब यौवन आरंभ हो रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? अब देखिए, प्रभावी उपाय है क्या कि जिसमें मतलब इसका, अगर इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें, समझ रहे होंगे। परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन के ये सब जो सारी सारी चीजें हैं, डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टी एवं लूप, इनमें सभी सभी है ना, ये परिवार नियोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और सभी का मेन कार्य होता है कि गर्भाधान को रोकना। एट्राबीजम का क्या अर्थ है? एट्राबीजम का जो अर्थ है, सही अर्थ जो इसका होता है, संतति पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं, गुणों का आना जो जनकों में नहीं, वो कहलाता है एटाबीजम। ये क्या है? एटाबीजम जो है एक जैविक घटना। एट्राबीजम एक जैविक जैविक घटना। और ये जैविक घटना कैसा जैविक घटना है? इसमें क्या होता है ना, कि ऐसे लक्षण और गुण दिखाई देते हैं जो उसके तत्काल माता पिता में तो नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन उसके पूर्वजों में मौजूद होते हैं। कि ऐसे जैसे का कोई बच्चा जन्म लेता है तो घर वाले बोलते हैं ना, अरे इसका नाक तो नहीं मम्मी जैसा लग रहा है ना पापा जैसा लग रहा है, लेकिन दादाजी जैसा लग रहा है। मतलब उससे तत्कालिक मम्मी पापा जैसा तो नहीं दिखता है ये जैविक घटना, लेकिन उसी के पूर्वज में किसी का ऐसा हुआ होता है, विकासवादी वापसी। मतलब जो पुराने जो थे दादाजी पर दादाजी, तो उन लोगों से कुछ गुण उसके मिलते हैं। तो ऐसे जो लक्षण प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं? एट्राबीजम। ठीक है। या एटाबीजम भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में सिंपली ऐसे कह सकते हैं, एटाबीजम। मतलब पूर्वजों की कुछ गुण उसमें आना जाना। किसी जीव की जीनी संरचना। अब देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। इसका मतलब होता है अनुवांशिक, अनुवांशिक मेकअप। अनुवांशिक मेकअप। अब ये मेकअप का मतलब कौन, वो मेकअप नहीं जो ब्यूटी पार्लर में होता है। इसका मतलब ये है कि ये संदर्भित करता है कि ये जो जीनों का जो समूह है ना, किसी जीव के डीएनए में होते हैं। जबकि जो फेनोटाइप होता है, किसी जीव के देखे जा सकने भौतिक गुणों को संदर्भित करता है ये फेनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है? अनुवांशिक के रूप में होता है। मतलब ये भौतिक गुणों को, तो ये जीनोटाइप जो होता है, ये पर्यावरणीय कारकों का संयोजन से निर्धारित कर किया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास, इसका करवाया था डार्विनवाद। तो ये इनकी एक जो सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ये किसका थ्योरी था? ये थ्योरी था डार्विन का। जैसे चार्ल्स डार्विन ने एक विकास का एक सिद्धांत दिया था कि प्राकृतिक चयन का ये सिद्धांत विकास का कैसे होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति जो है ना, उन जीवों का चूज करती है, उन जीवों को चयन करती है जो अपने वातावरण में बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं, जैसे वो जीवित रखकर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को ये डार्विन बात करते हैं। इन्होंने ऐसा किया कि प्राकृतिक चयन करते हैं कि कौन सा जीव कहाँ पैदा होगा, कैसे होगा, उसका नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा। तो उसी तरीके की इसको क्या कहा गया था? डार्विन बात कहा गया। कि कौन अपने उसी जगह के उसी प्रकृति के नेचर में उसको पैदा किया जाए, जिससे वो सारी चीजों को फायदा कर सकते हैं। ठीक है।
जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। ये देखिए जैव आवर्धन को ये प्रदर्शित करता है ना, डीडीटी करता है। कौन करता है? डीडीटी। देखिए होता क्या है ना कि जैव आवर्धन जो है, जैव आवर्धन को होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है इसको? बायोमैग्निफिकेशन। तो यही जो है क्या करता है ना कि इसको फुल फॉर्म की अगर जो हम बात करें डीडीटी का, तो ये होता है डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरो। ठीक है। तो इसका जो काम होता है, ये एक कीटनाशक है जो प्राकृतिक में आसानी से विघटित नहीं है। और जैसे ही ये श्रृंखला में प्रवेश करता है, खाद्य श्रृंखला में, तो इसका जैव आवर्धन होता है, मतलब कि ये बायोमैग्निफिकेशन होता है। और जिससे क्या होता है ना, तो उच्च स्तर के जो जीव हैं, उसमें इसकी मात्रा जो है खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसका जो है ना कि जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वो क्या कहलाता है? वो डीडीटी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता आप लोग समझते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी। जैसे सीधे उत्पाद से जो खाद्य प्राप्त करते हैं। सीधे उत्पादे से, जैसे मतलब पौधे को खाते हैं, उत्पाद को सीधे, ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। किसी पे निर्भर नहीं थे, एक पौधा हुआ उसी का जो फल हुआ उसी को ये खाए, तो ये होते हैं शाकाहारी। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो व्यापक उपयोग जो होता है, ये होता है सभी में, जैसे जेट इंजन, रेफ्रिजरेटर में भी, एयर कंडीशन में भी, तो इसमें सभी इसमें क्लोरोफ्लोरो का इसमें उपयोग होता है। और जिससे व्यापक उपयोग के कारण जो है, क्लोरोफ्लोरो के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं ये। लेंस की फोकस दूरी। देखिए लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस की जो फोकस दूरी की अगर हम बात करें इसका, तो एफ पी बराबर होता है 1। जहाँ पे लेंस की क्षमता पावर, पी क्या है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। एफ क्या है? फोकल लेंथ, मतलब बोले तो फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो ये क्या होता है ना कि लेंस की जो क्षमता हो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होती है। कि मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि पी बराबर 1/f। जैसे ट्रायंगुलर गुना होगा तो हो जाएगा एफ पी बराबर 1। ये फोकस दूरी और इसके क्षमता के बीच का ये संबंध ही होता है, लेंस की ये क्षमता होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि मतलब अगर लेंस की क्षमता, अगर जो फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगी, 1 में उतना डिवाइड हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू बढ़ेगी, तो पी की वैल्यू कम होगी। तो एफ पी बराबर 1 होता है। कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? ये कैमरे का फिल्म वाला जो भाग है, ये आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः क्या होता है? तो इसका जो सिंपल जो है ना, इसका जो दोनों के बीच की जो दूरी है, इसको 25 सेंटीमीटर हम अनंत मान सकते हैं। ठीक है। यही इसका सही आंसर होगा इसमें। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? चंद्रमा पर कोई अगर जो खड़ा है तो उसको आकाश जो है ना वो काला दिखाई देता है। तो काला क्यों दिखाई देता है चंद्रमा पे? क्योंकि चंद्रमा पे तो कोई वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पे। वायुमंडल नहीं है। कि जिसका स्कैटरिंग नहीं होता, मतलब कि परावर्तन नहीं हो पाता है प्रकाश का। तो यहाँ पे जब वायुमंडल ही नहीं है तो परावर्तन नहीं होगा। और पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल है तो प्रकाश का प्रकर्षण होता है, तो जिससे क्या है कि आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है।
नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या से उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता अगर जो कम हो जाती है, इससे होती है जरा दृष्टि दोष। क्या होती है? जरा दृष्टि दोष। ये जब भी होता है जनरली जो बढ़ती उम्र के साथ होता है, बढ़ती उम्र के साथ होता है। जिसका ज्यादा एज है ना, उसकी ये क्षमता जरा दृष्टि दोष के ज्यादा चांसेज होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि नेत्र की जो लेंस है ना, उसकी लचक जो होती है ना लेंस की, वो थोड़ा कम हो जाती है। तो उसी के कारण जो क्या होता है, जो हमारी सिलेरी की जो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जैसे इसमें निकट की वस्तु देखने में कठिनाई होने लगती है। ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को हम लोग किससे दिखाते हैं? ओम से। ओम मीटर। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है। ठीक है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु से, बचपन से आप लोग याद करते आ रहे हो, टंगस्टन का बना होता है। क्योंकि इसका जो बहुत तरीके ये अच्छे तरीके का यही होता है कि इसका कारण इसलिए बनाया जाता है कि गलनांक जो है ना, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक अधिक होता है। गलनांक बहुत अधिक होता है, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। अब देखिए विद्युत बल्ब में आप सोच रहे हैं कि फिलामेंट क्या होता है। तो जो बल्ब आप लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, जैसे ये बल्ब है, ऐसा एक बल्ब बना हुआ है, तो ये जो अंदर जो फिलामेंट जो ये वाला पार्ट होता है, ये भी होता है टंगस्टन का बना हुआ। नाभिकीय विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में। तलपकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है तमिलनाडु में। इसको बोला जाता है MAPSB, मतलब मद्रास परमाणु, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ऊर्जा स्टेशन। घरेलू गैस LPG का अवयव। अब देखिए घरेलू गैस जो होता है उसका LPG का अवयव है क्या? प्रोटॉन। जो हम लोग जो गैस यूज करते हैं, तो इसमें जो होता है ना, प्रोटॉन और ब्यूटोन का मिश्रण होता है LPG में। किसका किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका जो मुख्य अवयव है वो प्रोपेन को ही माना जाता है। लेकिन होता है दोनों, ये दोनों होता है प्रोटॉन और ब्यूटोन का मिश्रण। अगर ये पूछे कि LPG में किसका किसका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन का और ब्यूटेन का। लेकिन इसका जो मुख्य अवयव की बात करें तो आ जाएगा आंसर प्रोपेन। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत। देखिए अनवीकरणीय जो एक बार खत्म होने के बाद न बने, तो दो अनवीकरणीय की बात करें तो इसमें गोबर तथा जैव मात्रा, ये तो बनाए जा सकते हैं, तो ये अनवीकरणीय नहीं। कोयला और पेट्रोलियम ये होगा, दोनों अनवीकरणीय। जैव मात्रा पेट्रोलियम, जैव मात्रा तो नवीकरणीय, पेट्रोलियम अनवीकरणीय, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला तथा पेट्रोलियम। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये श्वसन जो अभिक्रिया उपचयन की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है किसमें? श्वसन में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इधर दे दिया, या कोई दोनों आपस में संयोजन करते हैं, जिससे कहलाता है वैद्युत संयोगी। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण? टैगली सभी से नहीं हो पाया है। ठीक है। बात करें फिर आप नहीं हो पाया, क्योंकि टैगली से हो पाया इसी। तो बाकी मेरे को सेटल नहीं।
कमेंट में बता दूंगा उस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? ये टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है दोस्तों, ये जो पाया जाता है सतरा में, इमली में, टमाटर में, सिरका में, किसमें? तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। क्योंकि जो कहता है टार्टरिक अम्ल जो होता है ना, ये होता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल होता है। ये होता तो ये कई फलों में, जैसे जो भी खट्टे उस टाइप के जो फल है ना, उसमें ये पाया जाता है, जैसे इमली, अंगूर, केला, ये सब खट्टो फलों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं सॉल्ट लाइम। KEB लाइम, सॉल्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये था सभी ऑब्जेक्टिव जो इसमें नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी सभी इसके प्रश्न, साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, सबका बहुत जल्दी ही आ जाएगा इसके बाद, ठीक है।